मैंने सिर्फ अपने मैकेनिकल डॉग से खाना डिलीवर किया और शांत मिलिट्री बेस में रातों रात इमरजेंसी वॉर रेडीनेस अलर्ट चालू हो गया। ये बस 5 किलोमीटर दूर मिलिट्री बेस में एक चक्कर लगाया और इसी से मिलिट्री के सारे फायर कंट्रोल पोजीशनिंग सिस्टम हैंग होकर क्रैश हो गए। आर्मी ने मेरे मैकेनिकल डॉग को पकड़ने के लिए हजारों की तादाद में हथियारबंद फौज भेजकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जब सबने देखा कि मैकेनिकल डॉग को टैंक ने सड़क पर घेर लिया है और सब राहत की सांस ले ही रहे थे, अगले ही पल मैकेनिकल डॉग ने अपना रूप बदला और 18 मैकेनम व्हील्स के साथ पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। यह नज़ारा देखकर सारे एक्सपर्ट्स पूरी तरह शॉक्ड रह गए। क्या बात है! लिक्विड मेटल अलॉय स्केलेटन, न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्ड फ्लाइट सिस्टम और तो और डॉग की पीठ पर लगी ब्लैक ट्यूब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन निकली। नेशनल साइंस एकेडमी ने तुरंत आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर इसके बनाने वाले को ढूंढ निकालो। असल में मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वोकेशनल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं कभी क्लास अटेंड नहीं करता। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को पर्चे बांटता हूँ। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खाना डिलीवर करता हूँ और रविवार को घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमा रहा कि सिर्फ पेट भर सकूं, बल्कि सिस्टम ने मेरे साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स की एक टाइम लिमिट सेट कर दी है। सिर्फ अपनी कमाई के पैसे से मैकेनिकल डॉग बनाकर ही मैं सुपरटेक ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकता हूँ। आज मैकेनिकल डॉग के कंप्लीट होने का आखिरी दिन था। इस वक्त मैं स्कूल के स्टार्टअप बेस में अपने मैकेनिकल डॉग की फाइनल क्लीनिंग कर रहा था, लेकिन तभी डिपार्टमेंट हेड एक ग्रुप को लेकर अंदर घुस आए। जियांग चेन, तुम्हारी हरकतें अब स्कूल की बर्दाश्त की हद से बाहर हो चुकी हैं। अगर तुम्हें निकाला नहीं जाना चाहिए तो ये गारंटी लेटर साइन कर दो। काउंसलर भी बगल से समझा रहे थे, जल्दी साइन कर दो, बाद में सुधर जाना। इस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्लास अटेंड करना तो मेरे बस की बात नहीं है। टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो मेरे लिए बकवास होता है। लेकिन मेरे सोचने के दौरान ही वॉशिंग पूल के अंदर से भौंकने की आवाज़ आई। एक पल में वहां मौजूद सब लोग बेचैन हो गए। कमीने जियांग चेन, तुम डॉग के साथ अब्यूज कर रहे हो? भला कोई डॉग के साथ ऐसा करता है? हालांकि भीड़ में कोई डॉग लवर नहीं था, लेकिन आम लोग भी डॉग को ऐसे टॉर्चर होते नहीं देख सकते थे। ये सुनकर मैंने तुरंत हाथ हिलाते हुए मना किया, ये असली डॉग नहीं है। फिर से भौंकने की आवाज आई और डिपार्टमेंट हेड सीधे वॉशिंग पूल की तरफ बढ़े। यह आवाज बिल्कुल असली डॉग जैसी है। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? उनका यह रवैया देखकर मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। खतरा है, पास मत जाइए। इसके जबड़े का हाइड्रोलिक प्रेशर और सुपर हार्ड अलॉय के दांत हड्डियों सहित चबा सकते हैं। अगर इसने आपको काट लिया तो आपका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन डिपार्टमेंट हेड को तो गुस्सा चढ़ चुका था। किसे बेवकूफ बना रहे हो? भला कौन सा डॉग अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन में धुल सकता है? लेकिन उनके रिएक्ट करने से पहले ही एक मैकेनिकल डॉग पूल के अंदर से बाहर निकल आया और अपने चारों पैरों पर पूल के किनारे खड़ा हो गया। केमिकल लिक्विड से धुलने के बाद इसके मेटल कलर का बाहरी कवच चमक रहा था। इसके शरीर पर मेटल के स्केल्स एकदम फिट थे। ये देखने में लॉन्ग कंट्री के लोकल डॉग जैसा लगता था, जिसकी आंखें हाई डेफिनेशन कैमरे और 2 लाइट रिंग से बनी थीं। एक पल के लिए सब लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ों की एक लड़ी गूंजी। मैं एक्साइट होने के बजाय जल्दी से आगे बढ़ा और उसे रोका। वांग काई, शांत हो जाओ, ये सब तुम्हारे टीचर्स हैं। अगले ही सेकंड वांग काई की आंखों की लाल लाइट हरी हो गई। उसके गुस्से से खुले जबड़े बंद हो गए और वो छोटे कदमों से दौड़कर मेरे पैरों के पास आ गया और प्यार से अपना सिर मेरे पैर पर रगड़ने लगा। डॉग का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट हेड और बाकी टीचर्स के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। मैकेनिकल डॉग के इन स्मूथ और नेचुरल मूव्स ने उन सब का सीपीयू बर्न कर दिया था। ये मैकेनिकल डॉग है? ये मैकेनिकल डॉग कैसे हो सकता है? इतने नेचुरल और लाइवली मूव्स किसी मशीन में कैसे हो सकते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते उन्होंने मैकेनिकल डॉग्स पर थोड़ी रिसर्च की थी। देश में कई इंस्टीट्यूट्स इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स बच्चों के खिलौने जैसे लगते हैं। उनकी चाल ढाल बहुत अजीब होती है और डिज़ाइन भी बेकार होता है। सिर्फ एक धड़ और 4 पैर होते हैं। लेकिन उनके सामने खड़ा ये मैकेनिकल डॉग इतना एडवांस था कि दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी भी इसके सामने फेल थी। डिपार्टमेंट हेड होश में आए और जल्दी से पूछा, ये मैकेनिकल डॉग कहाँ से आया? क्या तुमने इसे खुद बनाया है? मैं क्लास अटेंड करने के बजाय बाहर जाकर पैसे क्यों कमाता हूँ? सिर्फ इसके एक पैर की कीमत 7 या 8 हज़ार है। ये सुनकर मैंने तुरंत मैकेनिकल डॉग को उठाकर उनके सामने कर दिया। डिपार्टमेंट हेड ने इसके हर एक डिटेल को गौर से देखा और कांपती आवाज में फिर पूछा, क्या तुमने इसे अकेले बनाया है? और कौन? असल में इसे बनाने वाला सिर्फ मैं नहीं हूँ।
ज़्यादातर हार्डकोर पार्ट्स मैंने दूसरों से कस्टम बनवाए हैं और सिर्फ कुछ ही पार्ट्स मैंने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं। ये सुनकर डिपार्टमेंट हेड के सिर में सन्नाटा छा गया। जीनियस, सुपर जीनियस! हालांकि मटेरियल खरीदा गया था, लेकिन रिसर्च और डिज़ाइन पूरी तरह से एक इंसान का था। ये सच में पागलपन था। इंस्टीट्यूट में ऐसा स्टूडेंट होने से पूरे स्कूल का नाम रोशन होगा और भविष्य में स्कूल की रैंकिंग भी आसमान छू लेगी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी नॉर्मल कॉलेज से कोई साइंटिस्ट एकेडमिशियन निकल आए, जिससे स्कूल की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती। इस मैकेनिकल डॉग की परफॉर्मेंस कैसी है? ये कमांड्स को कैसे फॉलो करता है? डिपार्टमेंट हेड के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। मैंने इसे कंपेनियन और प्रोटेक्शन टाइप मैकेनिकल डॉग के तौर पर डिज़ाइन किया है। ये लोगों से प्यार कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है और इसे खाना खिलाने या वॉक पर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कमांड्स के लिए बस इससे बात करो, ये ज़्यादातर चीज़ों को समझकर फॉलो कर लेगा। डिपार्टमेंट हेड को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, चलो इसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। वांकाई, जाओ और कोई स्क्रैप मटेरियल उठा लाओ। अगले ही पल वांकाई फुर्ती से वर्कशॉप के अंदर दौड़ा और एक पुरानी स्टील प्लेट उठाकर वापस ले आया। एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। इस डॉग में इतनी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी है? क्या बात है, हमें तो खजाना मिल गया। अब और डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना होगा। डिपार्टमेंट हेड ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से बाकी सबको बाहर निकाल दिया और सख्त आदेश दिया कि मैकेनिकल डॉग की जानकारी किसी को भी लीक नहीं होनी चाहिए। सबको भेजने के बाद डिपार्टमेंट हेड ने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आए। अब तुम्हें बाहर जाकर पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च का सारा फंड स्कूल उठाएगा और तुम्हें क्लास भी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैंने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। सॉरी, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। ये सुनकर डिपार्टमेंट हेड के कदम रुक गए। उन्हें लगा कि शायद ये लड़का डर रहा है कि स्कूल उसकी रिसर्च छीन लेगा। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन 3 दिन बाद होने वाली नेशनल कॉलेज स्टूडेंट रोबोटिक्स कंपटीशन में तुम्हें हिस्सा लेना होगा। ऑर्गेनाइजर्स ने 20,000 का प्राइज मनी रखा है और अगर तुम फर्स्ट आते हो तो स्कूल की तरफ से भी तुम्हें 20,000 का बोनस मिलेगा। 40,000 का प्राइज मनी सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। इतने पैसे कमाने के लिए मुझे कितना खाना डिलीवर करना पड़ेगा? जल्द ही डिपार्टमेंट हेड अपने ऑफिस वापस गए और मुस्कुराते हुए प्रोफेसर झाओ को कॉल किया। प्रोफेसर झाओ, मेरे स्टूडेंट ने एक मैकेनिकल डॉग बनाया है और वो परसों होने वाली रोबोटिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है। सॉरी, लेकिन आपके कॉलेज से पहले ही एक टीम रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नई टीम उनकी जगह ले सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट हेड की बात खत्म होने से पहले ही दूसरी तरफ से आवाज़ का लहजा बदल गया। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी कॉलेज की ये गंदी राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। इसी वक्त जियांगझो के एक रेस्टोरेंट में प्रोफेसर झाओ अपने फ़ोन पर आए वीडियो को देखकर हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर रहे थे। वीडियो में एक मैकेनिकल डॉग एक युवक के पैरों से प्यार से रगड़ खा रहा था। रोबोटिक्स के एक्सपर्ट होने के नाते उन्होंने डॉग की मूवमेंट देखते ही गड़बड़ पकड़ ली। ये नेचुरल और स्मूथ मूवमेंट बहुत ही अजीब थी। मार्केट में मौजूद ज़्यादातर मैकेनिकल डॉग्स के लेग जॉइंट्स सिर्फ एक ही एक्सिस पर घूमते हैं, यानी सिर्फ आगे और पीछे। लेकिन वीडियो वाला डॉग न सिर्फ आगे पीछे बल्कि साइड्स में भी मूव कर सकता था। प्राइवेट रूम में बैठे बाकी बूढ़े प्रोफेसर्स ने प्रोफेसर झाओ को काम करते देख मजाक किया। हम सब इतने दिनों बाद मिले हैं और तुम अभी भी काम में लगे हो। ये काम नहीं है, प्रोफेसर झाओ ने कहते हुए अपना फ़ोन उन्हें बढ़ा दिया। ये तुम्हारे कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा बनाया गया मैकेनिकल डॉग है। हमारे कॉलेज का स्टूडेंट? फ़ोन पकड़ने वाले प्रोफेसर की आवाज़ में साफ तौर पर तंज था। वोकेशनल कॉलेज में टैलेंट नहीं होते और रिसर्च करने वाले तो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन पर मैकेनिकल डॉग को देखा तो उनका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। आम लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स असली टेक्नोलॉजी पहचान लेते हैं। रोबोटिक्स फील्ड में सालों का तजुर्बा रखने वाले प्रोफेसर का दिमाग इसे देखकर सुन्न पड़ गया। क्या ये नेचुरल मूवमेंट वाला वीडियो फेक या सीजीआई है? जल्द ही बाकी के 5 लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। वे सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड के टॉप प्रोफेसर्स थे और सभी के पास ओवरसीज स्टडी का तजुर्बा था। लेकिन वीडियो देखने के बाद वे सब शांत हो गए। अगर ये सच है तो ये डॉग मैकेनिकल फील्ड में किसी बम धमाके से कम नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये फेक है। चलो, कल हम इसे खुद देख ही लेंगे। अभी खाना खाते हैं। कल ये मैकेनिकल डॉग कहाँ होगा? तुम हरामखोर अभी भी खाना कैसे खा सकते हो? एक बुजुर्ग ने प्रोफेसर झाओ की बात काटते हुए बेसब्री से पूछा। इसी वक्त स्कूल के हॉस्टल गेट पर मैं अपने मैकेनिकल डॉग को खाना डिलीवर करने का कमांड दे रहा था। भाई के पास मैकेनिकल डॉग है तो उससे भी खाना डिलीवर करवा रहा है। ये जो गरीब हो ना आदमी,
यो साला अपनी आदत से गरीब हो। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। चूंकि स्कूल के अंदर बाहरी डिलीवरी बॉयज़ को एंट्री नहीं थी, मैं गेट पर उनसे पार्सल लेता और हॉस्टल तक पहुंचाता, जिसके लिए मैं सिर्फ 50 पैसे चार्ज करता था। वोकेशनल कॉलेज का साइज बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मैं अकेले ही सबका खाना डिलीवर करने का काम संभाल लेता था। इसके अलावा मैकेनिकल डॉग ऑर्डर्स को रीड कर सकता था और हर स्टूडेंट के रूम तक एकदम सटीक पहुंच जाता था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने डॉग की पीठ पर एक बास्केट वेल्ड कर दी थी। खाना अंदर डालो और डॉग उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता था। जल्द ही एक मैकेनिकल डॉग अपनी पीठ पर बास्केट लादे तेजी से अंदर भागा। हॉस्टल के गेट पर हाथ पकड़े हुए 3 लड़कियां ये नज़ारा देखकर हैरानी से खड़ी रह गईं। ये डॉग क्या कर रहा है? बास्केट में खाना है? क्या गजब की चीज़ है। सिस्टम, नोटिफिकेशन, शॉक पॉइंट्स +1। मैकेनिकल डॉग के सिर्फ एक ही ट्रिप में मेरे शॉक पॉइंट्स 100 से ऊपर बढ़ गए। मैं खुशी खुशी डॉग को ऊपर की मंजिलों पर भेजता रहा। खाना लेने आने वाला हर स्टूडेंट थोड़े शॉक पॉइंट्स देता और साथ ही डॉग के बास्केट पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके 50 पैसे पे भी कर देता। क्या बात है, ये डॉग तो सच में गजब है। ये सच में खाना टाइम पर पहुंचा रहा है। देखते ही देखते हॉस्टल के स्टूडेंट्स बाहर आकर तमाशा देखने लगे। इसी दौरान प्रोफेसर झाओ अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ स्कूल के मेन गेट पर पहुंच चुके थे। पहले उस स्टूडेंट को कॉल करके पूछो कि वो कहाँ है, लेकिन उनके फ़ोन निकालने से पहले ही एक प्रोफेसर ने दूर की तरफ इशारा किया। शायद कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो देखो, क्या वो वीडियो वाला मैकेनिकल डॉग नहीं है? ये सुनकर सबने उस दिशा में देखा। वहाँ एक मैकेनिकल डॉग बिल्कुल वीडियो वाले डॉग जैसा ही था। मेटल का ओरिजिनल कलर, देसी डॉग जैसा लुक, और फ़र्क सिर्फ इतना था कि इसके पीठ पर एक बास्केट लगी थी। एक डिलीवरी बॉय लाइन में खड़ा होकर खाना बास्केट में डाल रहा था और खाने से भरा डॉग एक स्मूथ टर्न लेकर अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। एक बुजुर्ग को थोड़ा अजीब लगा। इसके दौड़ने का पोस्चर थोड़ा अनैचुरल और कठोर लग रहा है। शायद इसने सिर्फ सिमुलेशन पर अच्छा काम किया है। लेकिन तभी प्रोफेसर झाओ के बगल में खड़े एक बुजुर्ग के होंठ कांपने लगे। रोबोटिक्स फील्ड के लीजेंड प्रोफेसर शेन ने पहली नज़र में ही कुछ अलग नोटिस कर लिया। क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया? जब ये दौड़ रहा है तो इसके पीठ की बास्केट एकदम बैलेंस में है। अगर ये नॉर्मल डॉग की तरह दौड़ता तो बास्केट का सारा खाना हिलकर खराब हो जाता। बाकी सबने तुरंत ध्यान से देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सच में प्रोफेसर शेन बिल्कुल सही कह रहे थे। ये तो नासमझी है। इतने टॉप लेवल के मैकेनिकल डॉग को खाना डिलीवर करने में लगा दिया। खाना डिलीवर करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है। प्रोफेसर शेन का चेहरा सीरियस हो गया। आखिर ये मैकेनिकल डॉग किस टीम ने बनाया है? टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर होने के बाद ही इसे मार्केट में उतारा गया है। क्या इन्होंने कभी कोई एकेडमिक एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लिया? प्रोफेसर शेन बड़बड़ाते हुए प्रोफेसर झाओ की तरफ मुड़े। तुम्हारे कॉलेज का मैकेनिकल डॉग, क्या तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता? प्रोफेसर झाओ ने सिर हिलाया। मुझे सच में नहीं पता। मैं अभी उस स्टूडेंट को कॉल करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे किसी स्टूडेंट ने बनाया होगा। कॉल करने की जल्दी मत करो। डॉग यहाँ खाना डिलीवर कर रहा है तो ये वापस ज़रूर आएगा। 6 बूढ़े प्रोफेसर्स गेट पर एक लाइन में खड़े हो गए, जो कि एक अजीब ही नज़ारा था। कुछ मिनटों बाद मैकेनिकल डॉग हॉस्टल से बाहर निकला और तेजी से स्कूल के गेट की तरफ दौड़ा। इस बार इसके मूव्स एकदम नेचुरल थे और पहले वाली कठोरता पूरी तरह गायब हो चुकी थी। प्रोफेसर शेन ने एक गहरी सांस ली। ये तो धोखा है। हमने अरबों रुपए लगाकर जो चीज अभी तक समझ नहीं पाए, तुम लोग उसे खाना डिलीवर करने में लगा रहे हो। तुरंत कॉलेज के डीन को मेरे सामने पेश करो। इसी वक्त डीन के ऑफिस में डीन हैरानी से डिपार्टमेंट हेड को देख रहे थे। तुम कह रहे हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट जो कभी क्लास नहीं आता, उसने एक टॉप लेवल का मैकेनिकल डॉग बना लिया है और तुम उसे एक लैब देना चाहते हो? हाँ। डीन के पास कोई जवाब नहीं था। एक ऐसे क्लास जिसका एवरेज स्कोर 300 से भी कम है, वहां से कोई सुपर रिसर्चर कैसे निकल सकता है? ये तो कोई सपना लग रहा है। क्या तुम पर काम का प्रेशर ज्यादा है? क्यों ना मैं तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दूं? लेकिन उनकी बात खत्म होने से पहले ही डीन का फोन बज उठा। लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन पर नाम देखा तो वे घबरा गए। ये कॉल रोबोटिक्स फील्ड के लीजेंड प्रोफेसर शेन का था। डीन ने इशारे से डिपार्टमेंट हेड को बाहर जाने को कहा और मुस्कुराते हुए फोन उठाया। लेकिन फोन पर प्रोफेसर शेन ने किसी भी औपचारिक बात को काटते हुए सीधा सवाल पूछा। तुम्हारे कॉलेज का वो मैकेनिकल डॉग जो खाना डिलीवर कर रहा है, उसे किस टीम ने बनाया है? डीन पहले तो हैरान हुए और फिर उनका चेहरा एकदम से बदल गया। वे तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और ऑफिस के बाहर दौड़कर डिपार्टमेंट हेड को वापस अंदर बुला लाए। डीन ने इशारा करते हुए फोन पर कहा, जी बिल्कुल, मैं आपकी बात उनसे करवाता हूँ।
थोड़ी बातचीत के बाद डीन ने फ़ोन काटा और डिपार्टमेंट हेड से डिटेल पूछी। वे खाना डिलीवर करने वाले मैकेनिकल डॉग की बात कर रहे थे। डिपार्टमेंट हेड भी हैरान रह गए। उन्हें खाना डिलीवर करने वाले किसी डॉग के बारे में कुछ नहीं पता था। डीन ने अपना फ़ोन हिलाते हुए कहा, अभी प्रोफेसर शेन का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज का एक बहुत ही एडवांस मैकेनिकल डॉग खाना डिलीवर कर रहा है और वे इसके पीछे की टीम से टेक्निकल डिस्कशन करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट हेड को नहीं पता था कि प्रोफेसर शेन कौन है, लेकिन डीन के रवैये से लग रहा था कि वे बहुत बड़े व्यक्ति हैं। पहले मैं पता लगाता हूँ और जल्दी ही आपको जवाब देता हूँ। डिपार्टमेंट हेड ऑफिस से बाहर निकले और सीधे मुझे कॉल किया। जियांग चेन, क्या तुम्हें पता है कि स्कूल में कोई मैकेनिकल डॉग खाना डिलीवर कर रहा है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। डिपार्टमेंट हेड मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? क्या मैकेनिकल डॉग से खाना डिलीवर करना मना है? मेरी खामोशी सुनकर डिपार्टमेंट हेड ने सीधा सवाल पूछा, क्या वो मैकेनिकल डॉग तुम्हारा है? मेरे हाँ कहने के बाद डिपार्टमेंट हेड ने फ़ोन काट दिया और वे भी सन्नाटे में आ गए। इतना सुपर पावरफुल मैकेनिकल डॉग बनाकर ये लड़का उसे खाना डिलीवर करने में लगा रहा है। फिर वे मुड़कर डीन के ऑफिस में वापस गए। खाना डिलीवर करने वाला मैकेनिकल डॉग वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसे उसी स्टूडेंट ने बनाया है। उसका नाम जियांग चेन है। डीन सच में हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये सच में उनके ही कॉलेज का स्टूडेंट है। डिपार्टमेंट हेड ने टेबल पर रखी फाइल की तरफ इशारा किया। इसकी फैमिली बैकग्राउंड एकदम क्लियर है। इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये किसी से मैकेनिकल डॉग की टेक्नोलॉजी खरीद सके। मैकेनिकल डॉग की टेक्नोलॉजी तो दूर, ये एक नॉर्मल मैकेनिकल डॉग भी नहीं खरीद सकता। इस डॉग को बनाने के लिए ये क्लास भी नहीं जाता और दिन रात एक करके काम करता है। डीन ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फाइल खोली और कुछ पल सोचने के बाद बोले, एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर की लैब अब से इसके रिसर्च के लिए होगी और ऐसे स्टूडेंट्स को हमें एक बड़ा रिसर्च फंड भी देना चाहिए। मैंने इसे ऑफर किया था, लेकिन इसने रिसर्च फंड लेने से मना कर दिया। डीन भी समझदार थे। उन्होंने तुरंत गहरी बात समझ ली। अगर ये रिसर्च फंड नहीं ले रहा तो हम इसे स्कॉलरशिप के रूप में दे सकते हैं। जल्द ही नेशनल कॉलेज स्टूडेंट रोबोटिक्स कंपटीशन होने वाली है। वहाँ प्राइज मनी मिलती है, तो कॉलेज की तरफ से भी इसे बोनस देना बिल्कुल सही होगा। जाओ और इसके बोनस को बढ़ाकर 3 लाख कर दो। उस कंपटीशन की एंट्री मैं खुद इसके लिए पक्की करूंगा। और हाँ, लैब के यूसेज राइट्स को भी इसके रिवॉर्ड में शामिल कर दो। डिपार्टमेंट हेड को लगा कि डीन सच में बहुत स्मार्ट हैं। सब कुछ एकदम परफेक्टली अरेंज कर दिया। जब तुम इसके पास जाओ तो इसे बताना कि प्रोफेसर शेन इसके साथ टेक्निकल डिस्कशन करना चाहते हैं। कोशिश करना कि इन दोनों की मीटिंग हो जाए। डीन एक पल में बहुत कुछ सोच चुके थे। बाहर के टॉप रिसर्चर्स के मुकाबले कॉलेज को अपने ही स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इस मामूली से कॉलेज से एक टॉप लेवल का टेक्निकल जीनियस निकलना बहुत बड़ी बात है। पहले हमने इसे नोटिस नहीं किया, लेकिन अब जब पता चल गया है तो इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। इसी वक्त वर्कशॉप में मैं अपना दूसरा मैकेनिकल डॉग असेंबल कर रहा था। असेंबल करते हुए मैं सिस्टम की नोटिफिकेशन सुन रहा था। सिर्फ 1 घंटे में शॉक पॉइंट्स फिर से 300 के पार पहुंच गए थे और लगातार बढ़ रहे थे। मैकेनिकल डॉग से खाना डिलीवर करवाने का आइडिया सच में कमाल का था। तभी मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो डिपार्टमेंट हेड दरवाजे पर खड़े थे। वे आगे बढ़े और मेरे हाथ में पकड़े आधे बने मैकेनिकल डॉग को देखा तो उनकी आंखें अपने आप बड़ी हो गईं। सिस्टम, नोटिफिकेशन, शॉक पॉइंट्स +1। मैं डिपार्टमेंट हेड को देखने लगा। भला इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है इनमें। डिपार्टमेंट हेड ने पहले बना हुआ पूरा डॉग देखा था, लेकिन अब मुझे इसे इस तरह लाइव असेंबल करते देख वे सच में शॉक्ड थे। हालांकि वे जानते थे कि डॉग मैंने ही बनाया है, लेकिन इस प्रोसेस को अपनी आंखों से देखना एक अलग ही लेवल का शौक था। डिपार्टमेंट हेड ने बड़ी मुश्किल से अपनी नज़रें आधे बने डॉग से हटाईं। क्या तुम्हारे पास और पैसे हैं? इसे बनाने के बाद तो मेरे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। बनाने के बाद क्या करोगे? खाना डिलीवर करूंगा। गर्ल्स हॉस्टल की साइड का खाना भी डिलीवर करूंगा। वहाँ बॉयज़ हॉस्टल से ज़्यादा कमाई होती है। डिपार्टमेंट हेड खामोश हो गए। इतने महंगे मैकेनिकल डॉग बनाकर खाना डिलीवर करना? अगर कोई बड़ी कंपनी करती तो समझ आता, लेकिन एक इंसान के तौर पर 50 पैसे प्रति ऑर्डर के हिसाब से इसे अपनी लागत निकालने में कितना टाइम लगेगा? ये तो बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस लग रही थी। मैंने हैरानी से डिपार्टमेंट हेड को देखा और पूछा कि वे मुझसे क्या चाहते हैं। परसों एक नेशनल कॉलेज स्टूडेंट रोबोटिक्स कंपटीशन है। अगर तुम फर्स्ट आते हो तो कॉलेज तुम्हें 3 लाख का बोनस देगा और कंपटीशन के दौरान का सारा खर्चा कॉलेज उठाएगा। और अगर तुम जीतते हो तो इसके बाद स्कूल की एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर का यूसेज राइट भी तुम्हें मिल जाएगा। आखिरी लाइन सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं। 3 लाख के बोनस से ज्यादा एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग का यूसेज राइट मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल था।
मैंने तुरंत कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हाँ कर दी, लेकिन कॉलेज में पहले से ही दूसरी टीम्स हैं और वे रिप्लेस होने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर तुम कल उनके साथ एक प्री मैच खेल सको और जीत जाओ तो तुम हमारे कॉलेज की तरफ से कंपटीशन में जाओगे। और हाँ, एक बात और, प्रोफेसर शेन तुम्हारे साथ टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन करना चाहते हैं। प्रोफेसर शेन युनहुआ रोबोटिक्स फील्ड के टॉप रिसर्चर हैं। उन्हें नहीं पता कहाँ से उन्हें तुम्हारे मैकेनिकल डॉग के खाना डिलीवर करने की खबर मिली। मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने सिर झुकाकर फिर से काम शुरू कर दिया। डिपार्टमेंट हेड ने मुझे काम में व्यस्त देखा तो ज़्यादा जोर नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से निकल गए। वर्कशॉप से बाहर निकलकर डिपार्टमेंट हेड ने एक गहरी सांस ली और डीन को कॉल करके सारी बात बताई। हैरानी की बात यह थी कि मेरे प्रोफेसर शेन से मिलने से मना करने पर डीन को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। वे जानते थे कि मैं कॉलेज के लिए किसी वरदान से कम नहीं हूँ। अगर उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया तो डीन का करियर भी अगले लेवल पर जा सकता था। नेशनल कंपटीशन जीतने से कॉलेज का नाम थोड़े दिनों के लिए चमकेगा, लेकिन अगर ये मैकेनिकल डॉग नेशनल लेवल पर दिखा तो कॉलेज पूरे देश में फेमस हो जाएगा। कॉलेज को एक झटके में मशहूर करने में कोई बुराई नहीं थी। इसी वक्त मैं वर्कशॉप में कई घंटों से व्यस्त था और दूसरा, मैकेनिकल डॉग अभी भी 80% ही पूरा हुआ था। मैंने फैसला किया कि थोड़ा और पैसा कमाने बाहर जाता हूँ। मैंने वर्कशॉप से कुछ क्रिएटिव एक्सेसरीज निकाले, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर लोड की और स्कूल के नाइट मार्केट की तरफ निकल पड़ा। स्टॉल पर पहुंचकर मैंने पैकेट खोले और सामान को अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से सजा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने सब सेट किया, मैंने देखा कि कुछ बूढ़े लोग तेजी से मेरी तरफ आ रहे हैं। वे 6 बूढ़े प्रोफेसर्स नाइट मार्केट में कई चक्कर लगाने के बाद आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया। मैं उनमें से सिर्फ प्रोफेसर झाओ को पहचानता था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मामला क्या है। मैंने हर बार की तरह पूछा, सर आपको क्या चाहिए? आज की पहली सेल है, मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। इसी वक्त भीड़ में खड़े प्रोफेसर शेन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि डीन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्हें मैकेनिकल डॉग के असली क्रिएटर को ढूंढना ही था। वे सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोले, मुझे बताओ, ये मैकेनिकल डॉग किसने बनाया है? क्या आप उस खाना डिलीवर करने वाले मैकेनिकल डॉग की बात कर रहे हैं? वो मैंने बनाया है। नामुमकिन। मैंने बहुत से टॉप रिसर्चर्स देखे हैं, जीनियस भी कम नहीं देखे। रिसर्च करने के लिए सबसे ज़रूरी है फोकस और डेडिकेशन, और तुम यहाँ आकर स्टॉल लगा रहे हो। प्रोफेसर झाओ ने एंगल बदलते हुए कहा, तुम बस मुझे ये बता दो कि मैकेनिकल डॉग के पीछे का असली रिसर्चर कौन है। तुम्हारे इस स्टॉल का सारा सामान मैं खरीद लूँगा, और न सिर्फ डिस्काउंट नहीं लूँगा बल्कि तुम्हें डबल पैसे दूंगा। मैंने प्रोफेसर झाओ की आंखों में देखते हुए सीरियसली कहा, वो मैं ही हूँ। प्रोफेसर झाओ कुछ और बोलने ही वाले थे कि प्रोफेसर शेन ने उन्हें रोक दिया। अब पूछने का कोई फायदा नहीं है, इस वक्त सिर्फ वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। फिर उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और उसमें से एक फ़ोटो ढूंढ कर निकाली। क्या तुम ये मैथ्स का सवाल सॉल्व कर सकते हो? मैंने फ़ोटो में दिए गए सवाल को देखा। मेरे दिमाग ने अपने आप ही एनालिसिस प्रोसेस और कैलकुलेशन मेथड पूरा कर लिया और मैंने तुरंत 63 का एकदम सटीक जवाब दे दिया। प्रोफेसर शेन हैरानी से सवाल और फिर मेरी तरफ देखने लगे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इतने कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब तुमने सिर्फ दिमाग में कैलकुलेट कर दिया, और वो भी सिर्फ 2 सेकंड में? प्रोफेसर शेन ने एक गहरी सांस ली। लगता है उन्हें सच में कोई जीनियस मिल गया था, लेकिन क्या पता इसने ये सवाल पहले कहीं देखा हो। उन्होंने फिर से फ़ोन में स्क्रॉल किया और एक और मुश्किल सवाल निकाला। मैंने बस एक नज़र डाली और तुरंत जवाब दिया, ये सवाल ही गलत है, इसका कोई रिजल्ट निकल ही नहीं सकता। प्रोफेसर शेन ने अपना फ़ोन वापस रख लिया। ये गलत नहीं हो सकता, ये कस्टम मेड एरर सवाल है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये लड़का सच में एक जीनियस है। फिर उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, स्टॉल बंद करो, ये सारा सामान मैं खरीद लूँगा। लेकिन मैंने उन्हें मौका नहीं दिया और अपना हाथ हिलाते हुए मना कर दिया, आपको इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये सामान भी वेस्ट हो जाएगा। यहाँ हर एक प्रोडक्ट मैंने बहुत सोच समझ कर चुना है। मैं इसे सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचूंगा जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है। दूसरी तरफ कॉलेज के ऑफिस में एडमिन हेड को सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आया। प्रोफेसर शेन, प्रोफेसर झाओ और बाकी लोग जियांग चेन के स्टॉल के पास उसकी मदद कर रहे हैं। एडमिन हेड एक पल के लिए तो सुन्न रह गए और फिर अचानक टेंशन में आ गए। उनके अंदर एक खतरे की घंटी बजी। ये लोग तो मेरे स्टूडेंट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एडमिन हेड अपनी पूरी स्पीड से नाइट मार्केट की तरफ दौड़े। मार्केट के एंट्रेंस पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि 2 सीनियर प्रोफेसर्स के शरीर पर तरह तरह के छोटे गहने और एक्सेसरीज लटकी हुई हैं, और उन्होंने हाथ में एक बोर्ड पकड़ रखा है जिस पर लिखा है 10 रुपये में 5। उनमें से एक प्रोफेसर शेन थे। ये कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत ज्यादा था। एडमिन हेड ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक फोटो खींच ली।
इसी वक्त प्रोफेसर शेन ने भी डीन को देख लिया। खरीदोगे? सब खरीद लो, डीन ने हाथ हिलाते हुए कहा और फिर अपनी आवाज़ धीमी करके बोले, हमारे कॉलेज में बड़ी मुश्किल से एक जीनियस निकला है और आप यहाँ आकर उसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है ना? प्रोफेसर शेन भी थोड़े हैरान हुए। चुराने की कोशिश? और फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि उन्होंने ये आइडिया पहले क्यों नहीं सोचा। जियांग चेन जैसे टॉप जीनियस का इस छोटे से कॉलेज में रहना सच में उसकी काबिलियत के साथ नाइंसाफी है। लेकिन ये सोचकर कि भविष्य में ये लड़का बहुत ऊंचाई पर जाएगा, फिलहाल उसका फेवर जीतना और टेक्नोलॉजी सीखना ही सबसे ज़रूरी है। डीन को अपनी मंशा समझाने के बाद डीन ने राहत की सांस ली। कुछ ही देर में डीन के शरीर पर भी क्रिएटिव एक्सेसरीज लटक रहे थे। आधे घंटे से भी कम टाइम में मेरा स्टॉल खाली हो गया, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने जब डीन को सामान बेचते देखा तो वे सब तमाशा देखने और ख़रीदारी करने आ गए। नतीजतन आधे घंटे में मेरे 1 हफ्ते का स्टॉक बिक गया। आप सब बूढ़े लोग आखिर चाहते क्या हो? प्रोफेसर शेन ने सीधे कहा, मैं तुम्हारे बनाए हुए मैकेनिकल डॉग को करीब से देखना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं ज़्यादा मना नहीं कर सका। फिर मैं उन्हें अपने वर्कशॉप में ले गया। मैकेनिकल डॉग ने भीड़ में मुझे देखा तो तुरंत खड़ा हो गया और मेरे पैरों से रगड़ खाते हुए प्यार जताने लगा। टेक्नोलॉजी समझने वाले उन बूढ़े प्रोफेसर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। ये मूवमेंट सच में कमाल की थी। एक्शन एकदम नेचुरल था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंट्रोल परफेक्ट था। लगातार बढ़ते शॉक पॉइंट्स देखकर मैं मुस्कुरा दिया। आप लोग सीधे इसे वॉइस कमांड दे सकते हैं, इससे जो चाहो वो करवाओ। ये कहकर मैं वापस वर्कशॉप के अंदर चला गया ताकि दूसरे डॉग को असेंबल कर सकूं। प्रोफेसर शेन डॉग के सामने बैठ गए और उन्होंने अपनी समझ से हर तरह के कमांड्स देकर उसे टेस्ट किया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में शॉक पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे। मैं चुपचाप नहीं बैठ सका। मैंने कुछ पानी की बोतलें और कुर्सियां लाकर उन्हें टेस्ट करते हुए देखना शुरू कर दिया। वे सब टेक्निकल एक्सपर्ट थे और जितना ज़्यादा वे टेक्नोलॉजी समझते थे उतना ही ज़्यादा शॉक्ड होते जा रहे थे। और ये शौक लगातार बना हुआ था, क्योंकि ये मैकेनिकल डॉग हर मायने में नॉर्मल लेवल से बहुत ऊपर था। सिमुलेशन लेवल, मूवमेंट एबिलिटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट अडॉप्टेबिलिटी, और तो और ये अपने ऊपर पड़ने वाले वजन के हिसाब से अपना पॉस्चर भी एडजस्ट कर लेता था। अगर मुझे पता होता कि ये लोग इतना एंटरटेनमेंट देंगे तो मैं भला स्टॉल क्यों लगाता। ये सोच ही रहा था कि प्रोफेसर शेन वर्कशॉप के अंदर आए। वे मैकेनिकल डॉग का एल्गोरिदम क्या है ये पूछना चाहते थे। इतनी पावरफुल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी देखकर उन्हें शक था कि कहीं ये डॉग किसी बड़े सर्वर से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन अंदर आते ही उनकी आंखें फटी रह गईं। टेबल पर रखे दूसरे आधे बने मैकेनिकल डॉग को देखकर वे पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। ये आधा बना हुआ मैकेनिकल डॉग था। रोबोट के अंदरूनी हिस्से को देखकर और फिर मेरे असेंबल करने के स्मूथ तरीके को देखकर वे मन ही मन गालियां देने लगे। सारे प्रिसीजन पार्ट्स हाथ से असेंबल किए जा रहे थे, पूरी तरह से हैंडमेड, और ये सारा प्रोसेस एकदम फ्लो में चल रहा था। उन्होंने देखा कि मैंने एक प्रिसीजन पार्ट को मशीन में डाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अलग अलग साइज में काटना शुरू कर दिया। 3 एक्सिस मशीन टूल पहले के लिए तो ठीक था, लेकिन आज के टाइम में इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत धीमी है और एक्यूरेसी भी बहुत ख़राब। ऐसी मशीन से मैकेनिकल डॉग के पार्ट्स कैसे बन सकते हैं? बाकी सबका भी यही रिएक्शन था, लेकिन जल्द ही किसी ने एक अहम सवाल नोटिस किया। तुम पार्ट्स को मशीन करते वक्त किसी ब्लूप्रिंट या ड्राइंग को रेफर क्यों नहीं कर रहे? और ना ही तुम पार्ट्स पर कोई मार्किंग कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता चलता है कि कहाँ तक काटना है और शेप कैसी होगी? सबकी हैरान भरी नज़रों के बीच मैंने तैयार पार्ट को बाहर निकाला। बिना किसी मेजरमेंट के सीधे उसे आधे बने मैकेनिकल डॉग में फिट कर दिया। प्रोफेसर शेन पूरी तरह हैरान रह गए। क्या तुम अपने बनाए हुए पार्ट्स को मेजर नहीं करते? मेरी आंखें ही मेरा स्केल हैं। एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई और पार्ट एकदम परफेक्टली फिट हो गया। मैं आगे के पार्ट्स इंस्टॉल करता रहा। प्रोफेसर शेन खामोशी से देखते रहे और सोचते भी रहे। पहले उन्होंने 2 मैथ्स के सवालों से टेस्ट किया और कंफर्म किया कि मैं जीनियस हूँ। लेकिन अब उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो बता रहा था कि ये लड़का सिर्फ एक टॉप रिसर्चर ही नहीं है, बल्कि इसके हाथों में असाधारण रूप से कमाल की प्रैक्टिकल एबिलिटी है। इसका भविष्य यकीनन बहुत शानदार होगा। जैसे ही मैंने आखिरी पार्ट को फिक्स किया, दूसरा मैकेनिकल डॉग पूरी तरह तैयार हो गया। मैंने इसका नाम लिटिल ब्लैक रखा, जो स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल का खाना डिलीवर करने के लिए था। रुको, तुमने ये दूसरा मैकेनिकल डॉग भी खाना डिलीवर करने के लिए ही बनाया है? जब मैं फ्री रहता हूँ तो खाना डिलीवर करके अपने क्लासमेट्स की मदद भी कर देता हूँ, और साथ ही मैकेनिकल डॉग की टेस्टिंग भी हो जाती है। ये बुरा तो नहीं है ना?
प्रोफेसर शेन के मुंह से ये तो नासमझी है निकलने ही वाला था, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिरकार रोबोट्स इंसानों की सर्विस के लिए ही तो बनाए जाते हैं। फिर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुझे एक डॉग बेच सकते हो? मैं इसे स्टडी करना चाहता हूँ। 1 लाख प्रति डॉग, नो मोल भाव। 1 हफ्ते बाद डिलीवरी। प्रोफेसर शेन ने मेरे हैरान चेहरे को देखा और बिना सोचे 50,000 का एडवांस पेमेंट कर दिया। मजाक कर रहे हो? अगर ये 10 लाख का भी होता तो वे खरीद लेते। 1 और घंटे के बाद वे सभी बूढ़े प्रोफेसर्स अपनी उत्सुकता शांत न होने के बावजूद वहां से निकले। वे जब आए थे तो बहुत इमोशनल थे और जाते वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। डीन ने कंफर्म किया कि प्रोफेसर शेन ने मुझे हायर करने की कोशिश नहीं की, तभी वे आखिर में निकले। 50,000 के एडवांस पेमेंट के साथ मैंने एक साथ 3 सेट्स के पार्ट्स ऑर्डर कर दिए। अब मैं एक ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिकल डॉग बना सकता था जिसे मैं अपने साथ हर जगह कैरी कर सकूं। अगले दिन मैं शॉक पॉइंट्स की नोटिफिकेशन की आवाज़ से जागा। दोनों मैकेनिकल डॉग्स सुबह सुबह ही खाना डिलीवर करने निकल चुके थे और जहां भी जा रहे थे लोगों को हैरान कर रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन बदल गई। शॉक पॉइंट्स 1,000 तक पहुंच गए हैं। सुपरटेक ब्लूप्रिंट का पहला पेज अनलॉक किया जा सकता है। फ्लाइंग कार, पार्टिकल कैनाल वगैरह अनलॉक हो रहे हैं। बहुत सारे टेक प्रोडक्ट्स देखकर मैं हैरान रह गया। क्या बात है, ये तो सिर्फ पहला पेज है और इतना पावरफुल है। इसके बाद तो अभी 10 से ज़्यादा पेज और हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि आगे कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी होगी। अचानक मेरी नज़र एक मेटल सूट पर पड़ी। ये सच में बहुत कूल लग रहा था, बिल्कुल आयरन मैन जैसा। बस इस मेटल सूट में थोड़े ज़्यादा एंगल्स थे जो इसे और भी ज़्यादा खतरनाक और रॉब्स लुक दे रहे थे। एक्सोस्केलेटन, बुलेट प्रूफ आर्मर। इसे एक्सचेंज करने के लिए 3,800 शॉक पॉइंट्स चाहिए। शर्त इतनी कठिन है? बाकी चीज़ें कैसी हैं? मैंने उस वॉरियर के हाथ में पकड़ी गई गन की तरफ देखा। ये गन बिल्कुल मॉडर्न टाइम की नहीं लग रही थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। इसे एक्सचेंज करने के लिए 1,288 शॉक पॉइंट्स चाहिए। मैंने चेक किया तो शॉक पॉइंट्स अभी भी 200 से ज़्यादा कम थे। सिस्टम स्पेस से बाहर आकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। वो गन देखने में ही बहुत कूल लग रही थी। मैं इसे सच में बनाकर ट्राई कर सकता हूँ। और वैसे भी ये गन सेफ लग रही थी, बिल्कुल किसी खिलौने जैसी। इसे बनाने से कोई बड़ा रिस्क भी नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे अपना सामान पैक करना था क्योंकि कल नेशनल कॉलेज स्टूडेंट रोबोटिक्स कंपटीशन थी। आमतौर पर ऐसी कंपटीशन में टीम्स हिस्सा लेती हैं। कुछ अच्छे कॉलेज की तो कई टीम्स होती हैं। मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। ये कोई रोबोट्स की फाइटिंग कंपटीशन नहीं थी, बल्कि एक ऑल अराउंड स्कोरिंग और इवैल्यूएशन था। इसके अलावा अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग टेस्टिंग मेथड्स थे। जैसे कि अभी सबसे पॉपुलर मैकेनिकल डॉग्स के लिए कुछ ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग परफॉर्मेंस होती हैं। मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। मेरी सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि वहाँ बहुत सारे लोग हों ताकि मुझे ढेर सारे शॉक पॉइंट्स मिल सकें। सुपरटेक ब्लूप्रिंट के पहले पेज पर इतनी सारी चीज़ें थीं, मुझे सब कुछ चाहिए था। मैं मैकेनिकल डॉग्स को असेंबल करता रहा। जहाँ तक हमारे कॉलेज की ओरिजिनल टीम का सवाल है, उन्होंने पहले ही हार मान ली थी और अपना मौका मुझे दे दिया था, जो इन दिनों बहुत फेमस हो रहा था। देर रात तक काम करने के बाद मैं फिर से वर्कशॉप में ही सो गया। अगली सुबह मैं बाहर निकला और कॉलेज द्वारा अरेंज की गई कार में बैठ गया। इस बार भी प्रोफेसर झाओ ही टीम लीडर थे, लेकिन अब पूरी टीम की जगह सिर्फ मैं अकेला था और हमारा मकसद भी सिर्फ तमाशा देखने से बदलकर फर्स्ट प्राइज जीतने का हो गया था। वहाँ स्टाफ वेन्यू को सेटअप करने में व्यस्त था। साइट पर दूसरे कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रोबोट्स को ट्यून कर रहे थे। मैकेनिकल डॉग्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, 8 पैरों वाले रोबोट्स, ट्रैक वाले रोबोट्स और तो और बहुत ही फ्लेक्सिबल मैकेनिकल कीड़े भी थे। लेकिन मेरी नज़रें वर्कशॉप के इक्विपमेंट पर जाकर अटक गईं। वहाँ हाई प्रिसीजन सीएनसी मशीन टूल्स थे। ये प्रिसीजन पावर डिवाइसेस बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। मैं मशीन के पास गया और उसे चेक करने लगा। प्रोफेसर झाओ मेरे बिल्कुल पीछे थे और मेरी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मटेरियल्स ढूंढ कर ला रहे थे। फिर मैंने तेज़ी से मटेरियल को फिक्स किया और सीएनसी मशीन पर पैरामीटर सेट किए। प्रोफेसर झाओ बगल में खड़े हैरानी से देख रहे थे। ये अभी से शुरू हो गया, और वो भी बिना किसी ब्लूप्रिंट के। आखिर इसका दिमाग कैसे काम करता है? क्या इसने सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के ड्राइंग्स अपने दिमाग में रट लिए हैं? शेप याद रखी जा सकती है, स्पेसिफिक पैरामीटर्स भी याद रखे जा सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स और पार्ट्स के कर्व्स को बिना कैलकुलेट किए कैसे याद रखा जा सकता है? सच में पागल जीनियस है। प्रोफेसर झाओ बगल से देख रहे थे कि मैं कितनी तेजी से एक के बाद एक पार्ट्स बना रहा हूँ और साथ ही साथ फ़ोन पर उन पार्ट्स को ऑर्डर कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं बन सकते।
ये रिसर्च कम और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैन्युफैक्चरिंग में भी उन्होंने कभी इतना स्मूथ प्रोसेस नहीं देखा था जहां 1 सेकंड भी वेस्ट न हुआ हो। सारा प्रोसेस एकदम फ्लो में चल रहा था। लेकिन देखते देखते प्रोफेसर झाओ को थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगा। कुछ गड़बड़ है, ये पार्ट्स बहुत छोटे हैं, मैकेनिकल डॉग के पार्ट्स जैसे नहीं लग रहे। और ये ट्यूब जैसा पार्ट क्या है? प्रोफेसर झाओ ने सबसे पहले सोचा कि ये कोई प्रिसीजन पावर कोर होगा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने इस आइडिया को खारिज कर दिया। ये बिल्कुल नामुमकिन था। हालांकि वे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने रात तक मेरी मदद की। इस वक्त वर्कशॉप में सिर्फ मैं और प्रोफेसर झाओ ही बचे थे। प्रोफेसर की उम्र हो चुकी थी, इसलिए मैंने उन्हें आराम करने वापस भेज दिया और मैं खुद सुबह होने तक काम करता रहा। जब तक मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को मैकेनिकल डॉग पर माउंट नहीं कर दिया, तब तक मैंने अपने हाथ नहीं रोके। ही अब टाइम आ गया है कि मैं यहाँ मौजूद सब लोगों को कुछ और ज़्यादा शॉकिंग दिखाऊं। आखिर आज कंपटीशन देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं और सब टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। प्रोफेसर झाओ वर्कशॉप में आए और मुझे अभी भी काम करते देख युवाओं की एनर्जी देखकर वे काफ़ी इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने एक कपड़े का सेट निकाला। ये कॉलेज ने स्पेशली सिलाई करवाई हुई यूनिफॉर्म है, इसे पहन लो और कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। मैं थोड़ा हैरान हुआ, हमारे कॉलेज की यूनिफॉर्म कब से आ गई? असल में थी ही नहीं, ये स्पेशली बनवाई गई थी। मैंने यूनिफॉर्म खोली तो मेरे होश उड़ गए। आगे और पीछे दोनों तरफ डिनर प्लेट से भी बड़े कॉलेज के लोगो बने हुए थे। कॉलेज सच में फेमस होने के लिए पागल हो गया था। मैंने कपड़े पहने और पूछा कि कंपटीशन का फ्लो क्या है। पहले लकी ड्रॉ होगा, फिर उसी सीक्वेंस में स्टेज पर जाकर रोबोट की परफॉर्मेंस दिखानी होगी। नीचे जजेस बैठे होंगे जो रोबोट के परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्क्स देंगे। पासिंग मार्क्स मिलने के बाद सेकेंड राउंड में सेम कैटेगरी के रोबोट्स की रैंकिंग होगी। टेंशन मत लो, बस लकी ड्रॉ के बाद स्टेज पर जाकर डॉग को इंट्रोड्यूस करना और परफॉर्मेंस दिखाना है। ये सुनकर मैं खुश हो गया। ये रूल मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। मैकेनिकल डॉग सामने आते ही सबको शॉक्ड कर देगा और मुझे ढेर सारे शॉक पॉइंट्स मिलेंगे। तभी ब्रॉडकास्ट में अनाउंसमेंट हुई। होस्ट स्टेज पर आकर ओपनिंग स्पीच दे रहा था। नीचे बहुत भीड़ थी। फर्स्ट रो में जजेस और मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे थे और पीछे कॉलेज स्टूडेंट्स, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स और आम पब्लिक थी। कम से कम 10,000 लोग तो होंगे ही। अगर आज परफॉर्मेंस अच्छी रही तो शायद 10 बार 10 पुल भी कर सकता हूँ। होस्ट की स्पीच खत्म होने के बाद 100 से ज़्यादा कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर लकी ड्रॉ के लिए गए। सबने यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन इतना बड़ा लोगो सिर्फ मेरी यूनिफॉर्म पर था। मैं स्टेज पर गया और मुझे नंबर 16 मिला। स्टाफ ने याद दिलाया कि परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। मैं एक स्टिक लेकर प्रोफेसर झाओ के बगल में जाकर बैठ गया। वोकेशनल कॉलेज के सिर्फ 10 के करीब स्टूडेंट्स थे, लेकिन इतने होना भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि ये पहले से ही स्क्रीनिंग के बाद का रिजल्ट था। बाकी के पार्टिसिपेंट सभी टॉप यूनिवर्सिटीज से थे। ड्रॉ खत्म होने के बाद नंबर 1 टीम स्टेज पर गई। जियांगचेन यूनिवर्सिटी की सू वानकिंग ने 8 पैरों वाले स्पाइडर रोबोट को इंट्रोड्यूस किया। ये न सिर्फ कई तरह के टेरेन पर चल सकता है, बल्कि इसकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही ये ऑब्स्टिकल से बच सकता है और लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। रोबोट की परफॉर्मेंस बहुत फ्लेक्सिबल थी। नीचे बैठे लोगों ने खूब तालियां बजाईं। इसके बाद बीजिंग यूनिवर्सिटी के झांग यांग स्टेज पर आए और उन्होंने अपना मैकेनिकल डॉग दिखाया। सच कहूं तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था, एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक था। नीचे वालों ने फिर से तालियां बजाईं। जैसे जैसे एक एक रोबोट स्टेज पर आ रहा था, सब में कुछ ना कुछ यूनिक था। शुरुआती कुछ रोबोट्स जल्दी ही ख़त्म हो गए और फिर मैं अपना बॉक्स लेकर बैक स्टेज पर वेट करने चला गया। 10 मिनट बाद होस्ट ने मेरा नाम पुकारा। मैंने माइक पकड़ा। मैं जियांगझो वोकेशनल कॉलेज का जियांग चेन हूँ और मैं अपना सिम्युलेटेड मैकेनिकल डॉग पेश करने जा रहा हूँ। मैंने बॉक्स खोला, मैकेनिकल डॉग बाहर निकला, मेरे पैरों के चारों तरफ एक चक्कर लगाया और प्यार से अपना सिर मेरे पैर पर रगड़ा। पूरा हॉल हैरान रह गया। ये मैकेनिकल डॉग बिल्कुल असली डॉग जैसा लग रहा है और इसके मूव्स भी बिल्कुल असली लग रहे हैं। फर्स्ट रो में बैठे रिसर्चर्स प्रोफेसर शेन को छोड़कर सबकी आंखें फटी रह गईं। जितना ज़्यादा वे टेक्नोलॉजी समझते थे, उतना ही ज़्यादा शॉक्ड होते थे। भला ऐसा मैकेनिकल डॉग कोई वोकेशनल कॉलेज का स्टूडेंट कैसे बना सकता है? मेरे कानों में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। शॉक पॉइंट्स प्लस 780। मैंने नीचे झुककर डॉग को हाई करने का कमांड दिया और 260 शॉक पॉइंट्स और जुड़ गए। सिर्फ 10 सेकंड में मेरे पास 10 पुल के लिए पर्याप्त पॉइंट्स हो गए। फिर मैंने इंट्रोडक्शन जारी रखा। इस मैकेनिकल डॉग की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 10 मीटर ऊंची जंप लगा सकता है
और सबसे दूर 20 मीटर तक जंप कर सकता है। मैकेनिकल डॉग सीधे स्टेज के एक कोने में दौड़ा, फिर एक छोटी सी स्प्रिंट के साथ उसने जोर से छलांग लगाई। हवा में एक खूबसूरत आर्क बनाता हुआ वो स्टेज के दूसरे कोने में जाकर लैंड हुआ। नीचे बैठे लोग हैरानी से शोर मचाने लगे। मेरे कानों में फिर से शॉक पॉइंट्स की नोटिफिकेशन गूंजी। फिर मैंने बोलना जारी रखा। इस मैकेनिकल डॉग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है। जाओ और प्रोफेसर शेन का नेम प्लेट उठाकर लाओ। मैकेनिकल डॉग तुरंत स्टेज से नीचे कूदा। एकदम सटीक तरीके से प्रोफेसर शेन के सामने जाकर नेम प्लेट को अपने मुंह में दबाया और एक ही झटके में वापस स्टेज पर आ गया। ये सारा एक्शन एकदम स्मूथ और बिना किसी रुकावट के था। इसे वापस रखाओ। डॉग के लैंड होते ही वो फिर से कूदा और वापस प्रोफेसर शेन के सामने जाकर नेम प्लेट रखाया। 2 मिनट खत्म हो गए और मैंने कुल 2880 शॉक पॉइंट्स कमा लिए थे। मैं लगभग 3 बार 10 पुल कर सकता था और एक्सोस्केलेटन आर्मर टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए सिर्फ 1000 पॉइंट्स और चाहिए थे। लेकिन तभी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक कर्नल लेई ने सवाल पूछा, क्या इस डॉग पर हैवी वीपन्स माउंट किए जा सकते हैं? मैंने सिर हिलाते हुए मजाक में मना कर दिया। फिलहाल मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को एक्सपोज नहीं कर सकता था। फिर मैंने जवाब दिया, मेरे डिज़ाइन किए गए मैकेनिकल डॉग में अपनी अटैक एबिलिटी है। इस पर राइफल माउंट करना इसके बैलेंस को बिगाड़ देगा। कर्नल लेई बहुत हैरान हुए। इस डॉग में अटैक एबिलिटी है? बिल्कुल है। क्या आप डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहेंगे? मैंने आसपास देखा लेकिन कोई सही टारगेट नहीं मिला। कर्नल लेई मेरी बात समझ गए और उन्होंने तुरंत इशारा किया। उनके पीछे खड़े एक सैनिक ने तुरंत एक बॉक्स खोला। बॉक्स के अंदर से कैमोफ्लाज पेंट वाला एक मिलिट्री मैकेनिकल डॉग खड़ा हो गया। इस मिलिट्री डॉग की पीठ पर 2 राइफल्स माउंट थीं। मैंने तुरंत वांकाई को डिस्ट्रॉय करने का कमांड दिया। वांकाई बिजली की तेजी से दौड़ा और अपने मेटल के दांतों से भरे जबड़े को खोलते हुए मिलिट्री डॉग की गर्दन पर जोर से काटा। कड़कड़ाहट की आवाज आई। मिलिट्री डॉग की गर्दन पर सीधा एक बड़ा छेद हो गया। कुछ तार अभी भी जुड़े हुए थे। वांकाई ने अपना सिर झटका और साथ ही अपने पंजे को वायर्स पर रखा। पंजे के आगे से 2 सेंटीमीटर लंबा एक शार्प ब्लेड बाहर निकला और उसने सारे वायर्स काट दिए और मिलिट्री डॉग का सिर पूरी तरह अलग कर दिया। मिलिट्री डॉग अभी भी हिल रहा था क्योंकि उसके सिर पर सिर्फ कैमरा और सेंसर्स थे, जबकि कंट्रोलर और पावर मॉड्यूल उसके धड़ में थे। लेकिन वांकाई नहीं रुका। उसने अपने पंजे से एक जोरदार वार किया। शार्प ब्लेड ने मिलिट्री डॉग के धड़ को चीर दिया। वांकाई ने फिर से एक बड़ा बाइट लिया। उसकी सुपर टॉर्क वाली खतरनाक बाइटिंग फोर्स और मजबूत दांतों ने मिलिट्री डॉग का बाहरी कवच पलक झपकते ही तोड़ दिया। जैसे ही दांत अंदर घुसे, वांकाई ने जोर से अपना सिर ऊपर उछाला और मिलिट्री डॉग के धड़ के अंदर से एक सर्किट बोर्ड बाहर खींच लिया। चिंगारियां निकलने लगीं और करंट के शॉर्ट सर्किट की चटाक चटाक की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सिस्टम, नोटिफिकेशन, शॉक पॉइंट्स प्लस 800। कर्नल लेई हैरानी से अपना मुंह खोले खड़े रह गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये स्पीड और कॉम्बैट पावर बहुत ही खतरनाक थी। अगर टारगेट कोई इंसान होता तो क्या वो बच पाता? जवाब था, बिल्कुल नहीं। कर्नल लेई की आंखें चमक उठीं क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि बैटलफील्ड पर मैकेनिकल डॉग्स का मुख्य काम 2 होता है। पहला, रिकॉन और सिचुएशन चेक करना। दूसरा, ग्राउंड फोर्स के साथ आगे बढ़ना। सिर्फ मिसाइल्स, बमिंग या ड्रोन स्ट्राइक से दुश्मन को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। जंग जीतने के लिए ग्राउंड फोर्स को आगे बढ़ना ही पड़ता है। अब उन्होंने मेन बैटल टैंक प्रोडक्शन लाइन भी चालू कर दी है ताकि ग्राउंड पुश को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। मैकेनिकल डॉग्स ग्राउंड पुश के दौरान इंसानों की जगह ले सकते हैं, जिससे सैनिकों की जानें बचेंगी। राइफल्स के साथ वाला मिलिट्री डॉग अब उन्हें मेरे डॉग के सामने बिल्कुल बेकार लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जियांगझो के इस मैकेनिकल डॉग पर राइफल्स लगाना सच में एक बेवकूफ़ी थी। मिलिट्री के बाकी ऑफिसर्स भी हैरानी से देख रहे थे। उनमें से ज्यादातर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी समझते थे। क्या ये मैकेनिकल डॉग थोड़ा ज्यादा ही ओवर पावरफुल नहीं लग रहा? प्रोफेसर शेन और प्रोफेसर झाओ भी हैरान थे। ये पहली बार था जब उन्होंने देखा कि किसी मैकेनिकल डॉग की अटैक पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है। एक ही बाइट में मिलिट्री का डॉग चकनाचूर हो गया। ये जानते हुए कि मिलिट्री के डॉग का बाहरी कवच स्पेशल मेटल का बना होता है, लेकिन इसे चबाने में एकदम आलू चिप्स जैसा क्रंची लगा। इसके बाद मैं अपने डॉग को लेकर स्टेज से नीचे उतरा। सबसे पहले मुझे हजारों लोगों की हैरान भरी नजरों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग मेरी यूनिफॉर्म पर लगे विशाल लोगों को देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक वोकेशनल कॉलेज से भी इतना बड़ा जीनियस निकल सकता है। कर्नल लेई इस वक्त एग्जिट पर मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और मेरे साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की
और फिर वापस जजेस की टेबल पर जाकर बैठ गए। नंबर 17 पर आने वाले स्टूडेंट अपना मैकेनिकल डॉग लेकर स्टेज पर गए। माइक पकड़ते ही वे कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने बैकस्टेज पर मेरे डॉग की परफॉर्मेंस देखी थी और वे अभी भी उस शौक से बाहर नहीं आए थे। अगर मेरा डॉग नहीं होता तो उनका डॉग स्टेज पर जाकर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी से काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल कर लेता, लेकिन अब मेरे डॉग के सामने उनका डॉग बिल्कुल कबाड़ लग रहा था। कंपटीशन जो पहले बहुत ही रोमांचक और रंगारंग लग रही थी, अब बिल्कुल बोरिंग हो गई थी। मैंने बाकी की परफॉर्मेंस नहीं देखी और सीधे अपने वर्कशॉप में जाकर रिवॉर्ड्स एक्सचेंज करने लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो, होस्ट को मेमोरी एनहांसमेंट मिल गया है। मेमोरी एनहांसमेंट को फोटोग्राफिक मेमोरी में अपग्रेड कर दिया गया है। अचानक मुझे अपनी भौं के बीच एक ठंडक महसूस हुई और पलक झपकते ही ये ठंडक मेरे पूरे दिमाग में फैल गई। मेरे विचार एकदम क्लियर और शार्प हो गए। मैंने तुरंत मशीन टूल का मैनुअल उठाया, एक रैंडम पेज खोला, एक नज़र डाली और बंद कर दिया। मैं हैरान रह गया। जब भी मैं चाहता उस पेज का सारा कंटेंट मेरी आंखों के सामने तैरने लगता। टेक्स्ट, इलस्ट्रेशन और पेज के डिज़ाइन तक सब कुछ एकदम परफेक्टली याद हो गया था। 1 सेकंड से भी कम टाइम में मेरे दिमाग ने सारा डेटा सेव कर लिया था। तो ये है एक जीनियस होने का असली एहसास। दूसरी तरफ कंपटीशन साइट पर स्टेज पर जाने वालों में जीतने का जुनून खत्म हो चुका था और नीचे बैठे लोगों में भी कोई एक्साइटमेंट नहीं बची थी, क्योंकि मेरी एंट्री ने सबकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ऊपर बढ़ा दिया था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जजेस का एक ग्रुप बेसब्री से मेरे वर्कशॉप की तरफ दौड़ा। कर्नल लेई भी उनके साथ थे। वे सब फिर से मैकेनिकल डॉग को देखने के लिए बेताब थे। मैंने डॉग को बाहर निकाला और बूढ़े प्रोफेसर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। किसी को कन्फ्यूजन था कि मैकेनिकल डॉग की जीभ क्यों है। मैंने एक्सप्लेन किया कि जीभ के अंदर सेंसर्स लगे हैं जो ये चेक करते हैं कि वो क्या काट रहा है, ताकि उसके दांत खराब ना हो। इस जवाब ने मुझे 12 शॉक पॉइंट्स दिलाए। मुझे थोड़ी निराशा हुई। भला इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? एक प्रोफेसर को यकीन नहीं हुआ कि मैकेनिकल डॉग को सिर्फ एक इंसान ने डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। वे असली रिसर्चर से मिलना चाहते थे। प्रोफेसर शेन ने बीच बचाव किया और बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से इसे असेंबल होते देखा है और ये मैथ्स के सवाल भी पलक झपकते सॉल्व कर देता है। लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। मैं भी सफाई देने के मूड में नहीं था। देखना है तो देखो, नहीं देखना तो निकल जाओ। हमें कंफर्म करना होगा कि इस मैकेनिकल डॉग का असली मेकर कौन है, वरना हम तुम्हें कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर हर कोई बाहर का बनाया हुआ रोबोट लाकर कंपटीशन में हिस्सा लेने लगे तो इस कंपटीशन की कोई फेयरनेस नहीं रह जाएगी, जब तक तुम ये प्रूव न कर दो कि ये डॉग तुमने बनाया है। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तो पहले आप ये प्रूव करो कि ये मैंने नहीं बनाया। अगर और कोई बात नहीं है तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहते ही वांकाई जैसे सब समझ गया हो मुड़कर मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया और बाकी सबको इग्नोर करने लगा। बूढ़े प्रोफेसर मेरे इतने रूखे रवैये को देखकर गुस्से से लाल हो गए। अब तुम्हें यह प्रूव करना होगा कि ये तुम्हारी रिसर्च है। क्या इसके डिज़ाइन ब्लूप्रिंट्स हैं? हाँ हैं, मेरे दिमाग में। क्या सारे पार्ट्स के पैरामीटर्स याद हैं? बूढ़े प्रोफेसर हंस पड़े। तुम्हारे दिमाग में? क्या तुम्हारा दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर है? क्या तुम्हें पता है इस मैकेनिकल डॉग में कितने पार्ट्स हैं? 934 पार्ट्स। तो फिर इस डॉग की मेटल पूंछ के दूसरे सेगमेंट की लंबाई कितनी है? लंबाई 17.6 मिलीमीटर, चौड़ाई 15.4 मिलीमीटर और मोटाई 2 मिलीमीटर। मैंने हाथ से एक झटके में उस पार्ट का स्केच भी बना दिया। उन बूढ़े प्रोफेसर्स की आंखें अपने आप बड़ी हो गईं। उन्होंने कागज पर बने स्केच को देखा और फिर डॉग की पूंछ के दूसरे सेगमेंट को। दोनों एकदम सेम थे। मैंने उनके चेहरे देखे और मेरे माथे पर शिकन आ गई। क्या आप लोग जीनियस नहीं हैं? आपकी मेमोरी इतनी कमज़ोर कैसे है? कुछ 100 पार्ट्स को याद रखना इतना मुश्किल है क्या? इसके लिए सुपर कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है? बूढ़े प्रोफेसर हैरानी से बोले, नामुमकिन। मैकेनिकल डॉग के पंजे के जॉइंट को जोड़ने वाले 2 पार्ट्स कैसे दिखते हैं? उनके पैरामीटर्स क्या हैं? मैंने फिर से तेज़ी से स्केच बनाया और कागज़ उन्हें पकड़ा दिया। आपस में जुड़े हुए कुल 4 मेन पार्ट्स हैं और 18 छोटे पार्ट्स। बूढ़े प्रोफेसर ने झुककर ड्राइंग देखी और फिर मैकेनिकल डॉग के जॉइंट्स को। ठीक है, अगर आपके पास कोई और काम नहीं है तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे अभी काम करना है। मैं बोलते हुए मशीन टूल को ऑपरेट करने लगा। कर्नल लेई आगे बढ़े। मैं इस मैकेनिकल डॉग के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी तक सारा तमाशा देखा था, लेकिन मेरी टैलेंट देखने के बाद उनकी आंखों में सिर्फ तारीफ थी। वे हमेशा सोचते थे कि फोटोग्राफिक मेमोरी सिर्फ एक एग्जाजरेशन है,
लेकिन जब उन्होंने मुझे सच में ये करके दिखाया, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि ये सच में मौजूद है। तुम्हारे बनाए हुए मैकेनिकल डॉग की लागत कितनी है और इसे मास प्रोडक्शन में कब तक लाया जा सकता है? मेरे शुरुआती कुछ यूनिट्स की लागत 40,000 के करीब थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने ज़्यादा पार्ट्स बनाए, कीमत घटकर 30,000 रह गई। अगर आप लोग इसे बड़े लेवल पर ऑर्डर करते हैं, तो मास प्रोडक्शन की कीमत 10,000 के अंदर आ सकती है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक असली डॉग को ट्रेन करने में कम से कम 1 लाख का खर्चा आता है और उसके फेल होने का रिस्क भी होता है। और अगर वो आर्मी डॉग बन भी जाता है, तो उसका सालाना मेंटेनेंस खर्चा 30,000 से ऊपर होता है। कर्नल लेई के एक्साइटेड चेहरे को देखकर मुझे उनका लालच समझ आ गया। थ्योरी में तो ऐसा ही है, लेकिन फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी वर्कशॉप है और प्रोडक्शन स्पीड बहुत धीमी है। कर्नल लेई ने हाथ हिलाया। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने लोग भेजकर आपके साथ कोऑर्डिनेट करवा देंगे। प्रोफेसर शेन आगे आए। मैं ये काम करूंगा, मेरा फील्ड मैच करता है। तभी मुझ पर सवाल उठाने वाले बूढ़े प्रोफेसर भी आगे आए। ऐसा मत कहो, मेरा फील्ड भी मैच करता है और मेरे पास ज़्यादा तजुर्बा है। इसके अलावा मेरे पास मैकेनिकल डॉग की प्रोडक्शन लाइन भी है। मैं तुम्हारे डॉग को सबसे जल्दी मार्केट में ला सकता हूँ। बाकी लोगों के भी चेहरे बदल गए। वे भी मदद करना चाहते थे और मैकेनिकल डॉग को मास प्रोडक्शन में लाना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो वे इसके अंदर की टेक्नोलॉजी को सीख सकते थे। ये उनके लिए सीखने का एक सुनहरा मौका था। इस मैकेनिकल डॉग का होना उनके लिए किसी एलियन टेक्नोलॉजी के हमले जैसा था। वे सच में इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को जानना चाहते थे। मैंने इन लालची लोगों को देखा और सीधे प्रोफेसर शेन को चुन लिया, क्योंकि वे सबसे पहले मुझसे मिले थे। प्रोफेसर शेन मुस्कुराते हुए मेरे साथ कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करने लगे। कर्नल लेई ने भी कंफर्म किया, भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम या ज़रूरत हो, सीधे मुझे कॉल करना। प्राइसिंग के बारे में मैंने 2 अलग अलग प्राइस सेट किए। एक मिलिट्री के लिए, जो बहुत कम था, क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। मैकेनिकल डॉग की परफॉर्मेंस एक तरह से मोनोपोली थी। दूसरा मार्केट प्राइस, जो थोड़ा ज़्यादा था, वरना बाकी कंपनियों का बिजनेस चौपट हो जाता और मार्केट स्टेबिलिटी बिगड़ जाती। सारी बातचीत खत्म होने के बाद दोपहर की अवार्ड सेरेमनी का टाइम हो गया। जैसी उम्मीद थी, मैंने ओवरऑल चैंपियनशिप जीत ली। अवार्ड स्टेज पर खड़े होकर मैंने मन ही मन सोचा, इस बार फिर से ढेर सारे शॉक पॉइंट्स मिल गए। इसी वक्त होस्ट माइक लेकर स्टेज पर था। इस रोबोटिक्स कंपटीशन की फर्स्ट प्राइज जियांगझों वोकेशनल टेक्निकल कॉलेज के जियांग चेन को मिली है। उनके सिम्युलेटेड कंपेनियन रोबोट ने अपनी सुपर हाई सिमुलेशन, सुपर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन एनालिसिस और अल्टीमेट परफॉर्मेंस से सबको पीछे छोड़ दिया। मैं बड़े कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी नीचे बैठे प्रोफेसर झाओ मैकेनिकल डॉग को सहला रहे थे और अचानक डॉग के अंदर से एक काली पिस्टल जैसी चीज बाहर निकल आई। ये जियांग चेन भी ना, ऑर्गेनाइजर्स का सारा मटेरियल खत्म हो गया था और फिर भी इसने एक खिलौना गन बना डाला। प्रोफेसर झाओ ने उस गन को उठाया और गौर से देखने लगे। प्लास्टिक की बाहरी बॉडी, लेकिन इसका भारी वजन इसे एक प्रीमियम फील दे रहा था। डिजाइन बहुत ही यूनिक था। आगे बैरल भी था, जो इसे एक फ्यूचरिस्टिक वीपन का लुक दे रहा था। 50 सेंटीमीटर की लंबाई, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी, दोनों हाथों से पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट। प्रोफेसर झाओ का हाथ अपने आप गन के ग्रिप पर चला गया और उनकी उंगली ट्रिगर पर रखी गई। मैं स्टेज पर खड़ा था और जैसे ही मैंने प्रोफेसर झाओ को गन पकड़े देखा, मैंने तुरंत माइक छीन लिया। प्रोफेसर झाओ, ट्रिगर मत दबाना, खतरा है। प्रोफेसर झाओ मेरी अचानक आई चीख से चौंक गए और उनकी इंडेक्स फिंगर अपने आप ट्रिगर पर दब गई। एक हल्की सी पट की आवाज आई और एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल हवा को चीरता हुआ स्टेडियम की छत के एक मेटल बीम पर जाकर लगा। पलक झपकते ही उस स्टील के बीम पर एक छेद हो गया। 3 गुना साउंड स्पीड से निकले उस प्रोजेक्टाइल की किलिंग पावर खतरनाक थी। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन थी और इसके बुलेट्स को खाली खोखे बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी। अगले ही पल एक के बाद एक बुलेट्स बैरल के अंदर लोड हुए और एक्सिलरेट होकर बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते दर्जनों बुलेट्स छूटने लगे। जैसे जैसे प्रोफेसर झाओ का हाथ हिलता, बुलेट्स का एंगल बदलता और स्टेडियम की छत पर बुलेट्स की एक सीधी लाइन बन गई। छत के कई स्टील बीम्स टूट गए और चरमराने की आवाजें आने लगीं, जैसे छत अब गिरने वाली हों। प्रोफेसर झाओ घबरा गए और उन्होंने तुरंत गन छोड़ दी। उनका चेहरा हैरानी से सफ़ेद पड़ चुका था। आसपास के लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। कर्नल लेई हैरानी से मुड़े और गन पकड़े हुए प्रोफेसर झाओ पर चिल्लाए, गन नीचे रखो। प्रोफेसर झाओ ने तुरंत हाथ छोड़ दिया और गन जमीन पर गिर गई।
कर्नल लेई ने छत की तरफ देखा जो किसी भी वक्त गिर सकती थी और तुरंत भीड़ को खाली करने का आदेश दिया। उनके सैनिक और स्टाफ मिलकर लोगों को स्टेडियम से बाहर निकालने लगे। मैं भी थोड़ा घबरा गया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्राइवेटली गन बनाने के क्या नतीजे हो सकते हैं। लेकिन गन बनाना और फिर इतने सारे राउंड फायर करना, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं थी। मैंने ये गन सिर्फ अपने शौक के लिए बनाई थी, लेकिन अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली और प्रोफेसर झाओ की तरफ बढ़ा। प्रोफेसर झाओ अभी तक शॉक में थे, लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है? मुख्य रूप से बुलेट के हवा को चीरने की आवाज और फिर इसकी फायरिंग स्पीड और रिकॉइल बहुत कम था। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि मैंने कल ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को बनाने के बारे में सोचा था और आज ये बनकर तैयार भी हो गई। क्या ये एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं है? और इसकी पावर भी इतनी ज्यादा? प्राइवेटली वीपन रिसर्च करने के नतीजे क्या होते हैं? प्रोफेसर झाओ पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, फिर उन्होंने कर्नल लेई की तरफ देखा। वे अभी काफी दूर थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला और कॉल किया। प्रोफेसर वेई, तुरंत रोबोटिक्स कंपटीशन की साइट पर आओ। फोन के दूसरी तरफ प्रोफेसर वेई हैरान हुए। मैं वहां क्यों आऊं? मेरे स्टूडेंट की बनाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन से थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उसकी रेलगन ने स्टेडियम की छत के स्टील बीम्स को तोड़ दिया है। प्रोफेसर वेई हंस पड़े। क्या बकवास कर रहे हो? स्टील बीम्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन से तोड़ा जा सकता है? जल्दी आओ, वरना नतीजे बहुत बुरे होंगे। प्रोफेसर वेई की हंसी रुक गई। मैं तुरंत आ रहा हूँ। फोन काटने के बाद भी प्रोफेसर वेई की आंखों में यकीन नहीं था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? मौजूदा टेक्नोलॉजी लेवल से अगर स्टील पाइप्स तोड़ने हैं तो गन की बैरल कितनी लंबी और भारी होनी चाहिए? पहले जाकर देखता हूं कि मामला क्या है। प्रोफेसर झाओ ने फोन काटा और मेरी तरफ देखा। अगली बार कोई वीपन या इक्विपमेंट बनाने से पहले मुझे बता देना। मेरा लेवल भले ही ऊंचा ना हो, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूं। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद करवा सकता हूं। मैंने मजबूरी में सिर हिलाया। तभी कर्नल लेई वहां पहुंचे। प्रोफेसर झाओ ने सबसे पहले बोला, गलती से मेरे हाथ से फायर हो गया था। गन कहाँ है? प्रोफेसर झाओ ने जमीन की तरफ इशारा किया। कर्नल लेई ने झुककर उस खिलौना जैसी गन को देखा, प्लास्टिक की बॉडी और सस्ती पेंट। कर्नल लेई एक पल के लिए खामोश हो गए। क्या आपको पक्का यकीन है कि यह खिलौना गन नहीं है? यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है। फिर प्रोफेसर झाओ ने सफाई देते हुए कहा, यह न्यू वीपन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर वेई ने जियांग चेन से असिस्ट करवाकर बनवाई है। कर्नल लेई ने गन उठाई और फिर दूर टूटी हुई छत की तरफ देखा। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के हेड होने के नाते वे न्यू वीपन्स के इंचार्ज थे और हर तरह की हाईटेक वीपन्स के बारे में जानते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन्स हर साल अपग्रेड होती हैं, लेकिन उनकी पावर कभी इतनी ज्यादा नहीं होती और ना ही एक्यूरेसी इतनी हाई होती है। लेकिन जियांग चेन की गन की पावर सच में खतरनाक थी। इतने मोटे स्टील पाइप्स को तोड़ दिया था और छत पर बने बुलेट होल्स की लाइन एकदम सीधी और परफेक्ट थी। इसकी एक्यूरेसी यकीनन बहुत हाई थी। कर्नल लेई ने मेरी तरफ देखकर पूछा, इस गन की फायरिंग स्पीड क्या है? मैक्सिमम फायरिंग स्पीड 80 राउंड्स प्रति सेकंड। कर्नल लेई की आंखें फटी रह गईं। क्या 80? सिस्टम नोटिफिकेशन, शॉक पॉइंट्स प्लस 300। आसपास खड़े सभी लोग एक साथ हैरान रह गए। प्रति सेकंड 80 राउंड्स? भाई साहब, मशीन गन की स्पीड भी इतनी नहीं होती। अगर असॉल्ट राइफल की बात करें, जैसे M16, तो उसकी थ्योरेटिकल फायरिंग स्पीड सिर्फ 10 राउंड्स प्रति सेकंड होती है, और वो भी बिना रीलोड और ओवरहीटिंग के। और फुल ऑटोमेटिक AK-47 की स्पीड भी सिर्फ 14 राउंड्स प्रति सेकंड होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन तो गैटलिंग गन से भी ज्यादा खतरनाक थी। कर्नल लेई गन को हाथ में पकड़े हुए पूछने लगे, इसके अंदर कितने बुलेट्स लोड हो सकते हैं? 300 राउंड्स। कर्नल लेई के माथे पर शिकन आ गई। इतने ज्यादा? बुलेट्स डायमंड शेप के हैं, जिन्हें इंटरलॉक करके रखा जा सकता है ताकि सेम स्पेस में ज्यादा बुलेट्स आ सकें, और बुलेट्स के अंदर से खोखले हैं, इसलिए वजन भी ज्यादा नहीं होता। तो इसकी किलिंग रेंज क्या है? टेस्ट नहीं किया है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से इसकी परफेक्ट किलिंग रेंज 800 से 1000 मीटर के बीच होनी चाहिए। कर्नल लेई की बड़ी बड़ी आंखों में कंफ्यूजन था। क्या यह सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है? कर्नल लेई से रहा नहीं गया और वे इसे टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन ये जगह टेस्टिंग के लिए सही नहीं थी। चलो शूटिंग रेंज पर चलते हैं। मैंने छत की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसका क्या होगा? मैं ऑर्गेनाइजर से बात कर लूंगा। कर्नल लेई ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तब जाकर मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ। इसके बाद कर्नल लेई सबको लेकर लाइट वीपन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ निकल गए।
वहाँ एक प्रोफेशनल शूटिंग रेंज थी। रेंज बहुत बड़ी थी। अंदर जाते ही मुझे ढेर सारे हाई टेक इक्विपमेंट्स और हाई स्पीड कैमरे दिखे, और फ़ोन पर बात करने वाले प्रोफेसर वेई भी वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। प्रोफेसर वेई हमें रेंज के साइड में बने व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर ले गए। वहाँ एक विशाल बुलेट प्रूफ ग्लास था जिससे टेस्टिंग एरिया साफ दिखता था, और 4 बड़ी स्क्रीन्स थीं जहाँ सारा डेटा लाइव आ रहा था। मैं पहली बार ऐसी जगह आया था, और मेरा पहला इंप्रेशन था एकदम हाई एंड। हर चीज़ एकदम ऑर्गेनाइज्ड थी। इंतज़ार करते हुए बाहर से और भी लोग अंदर आने लगे। जाहिर है उन्हें खबर मिल गई थी और वे तमाशा देखने आए थे। कुछ लोग ऑफिशियल्स लग रहे थे, लेकिन ज़्यादातर रिसर्चर्स थे। वे सब कंफ्यूज्ड होकर अंदर आ रहे थे और पूछ रहे थे कि इक्विपमेंट कहाँ हैं। वे सब टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू के बारे में सुनकर आए थे। प्लेटफॉर्म पर 50 सीटें थीं जो पूरी तरह भर चुकी थीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग खड़े होकर ये टेस्ट देखने के लिए तैयार थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भीड़ इतनी बड़ी होगी, लेकिन यहाँ मौजूद सब लोग एक्सपर्ट्स थे, तो मुझे ढेर सारे शॉक पॉइंट्स मिलने वाले थे। तो ये एक्सपोजर कोई बुरी बात नहीं थी, और प्राइवेट रिसर्च का मामला भी इतना सीरियस नहीं लग रहा था। कम से कम अभी तक किसी ने इस पर बात नहीं की थी। लेकिन वहाँ का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। एक प्रोफेसर ने खामोशी तोड़ी। तुमने मैकेनिकल डॉग बनाया, और अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इक्विपमेंट भी? उनमें से ज़्यादातर को यकीन नहीं था, क्योंकि ये 2 बिल्कुल अलग रिसर्च फील्ड्स थे। मैंने बस हामी भर दी। हाँ, मैंने ही बनाया है। मैंने सुना है कि इस इक्विपमेंट की पावर बहुत ज़्यादा है। ये कैसे किया? हमारे इंस्टीट्यूट में बने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इक्विपमेंट की पावर बहुत लिमिटेड होती है। फिर से वही शक। कुछ लोग सीधे गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ सिर्फ क्यूरियस होते हैं। मुझे ऐसे सवालों से कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने एक स्केचबुक पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर का प्रिंसिपल ड्रॉ कर दिया। मुझे नहीं पता आप लोग क्या यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा डिज़ाइन किया हुआ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर एक पल में बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज़ कर सकता है। एक बूढ़े प्रोफेसर ने मेरा कागज़ हाथ में लिया, और देखते देखते उनका चेहरा बदलने लगा। ये वाला प्रिंसिपल हम यूज़ नहीं करते। ये सुनते ही बाकी सब वहाँ भीड़ लगाने लगे। मुझे भी देखने दो, मैं भी देखता हूँ। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैं एक ग्रुप बनाता हूँ और फोटो ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि सब देख सकें। 2 मिनट बाद सब ग्रुप में जुड़ गए। मैंने फ़ोटो भेजी, और अगले ही पल पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सिर्फ मेरे दिमाग में लगातार नोटिफिकेशन की आवाज़ें आ रही थीं। शॉक पॉइंट्स प्लस 100। कुछ देर बाद एक एक करके रिसर्चर्स ने सिर उठाया। उनके चेहरे पर गहरा शौक था। उन्होंने ऐसा डिज़ाइन पहले कभी नहीं देखा था। इसका मतलब था कि इस लड़के ने एक बिल्कुल नया रास्ता खोज निकाला था। मौजूदा टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के मुकाबले नया रास्ता खोजना कहीं ज़्यादा मुश्किल था, और ये डिज़ाइन बेहतर भी था। ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स थे। अगर इसे रिप्लेस किया जाता तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा सुधार आ सकता था। लोग ऐसे देख रहे थे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। वे अपनी फ़ोन स्क्रीन को घूर रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। किसी को होश आया तो बोला, ये टेक्नोलॉजी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल एंगल से ये डिज़ाइन कमाल का है, और कमर्शियल एंगल से ये इक्विपमेंट्स में एक बड़ा अपग्रेड लाएगा। अगर हमारे देश ने इस टेक्नोलॉजी को पहले अपना लिया तो हम दुनिया के बाकी देशों से कई फील्ड्स में आगे निकल सकते हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी लीक नहीं होने देना है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और इसका अगला पार्ट ज़रूर आएगा। जैसे ही 4K लाइक्स का टारगेट और 100 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे, मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। और ये जितनी जल्दी पूरा होगा, मैं उतनी ही जल्दी अगला पार्ट लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।